हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 8 का चैप्टर सम नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको ये पढ़ा दिया है लास्ट वीडियो में, ये आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, चैनल वीडियो का। तो इसमें अब ये हमें ये शुरू करना है द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग कि उसमें जो हमने पढ़ाया था चार्जेस के बारे में बताया था कि चार्जेस अगर डिफरेंट टाइप के हैं चार्जेस तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर सेम है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अट्रैक्ट मतलब एक दूसरे के पास आएंगे, और रिपेल मीन्स मतलब वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। ओके, तो अब शुरू करते हैं द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग। ओके ओके, दोबारा शुरू करते हैं। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ द चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाई रबिंग। इट इज़ नाउ, अब ये पॉसिबल है कि जब लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग को एक्सप्लेन करना पॉसिबल है कि किसी चीज़ को अगर हम रब करेंगे तो उसमें चार्जेस होता है, चार्जेस आते हैं रगड़ने से। जैसे आपने मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, यही बताया गया है कि जैसे हम किसी चीज़ को रब करते हैं, मान लीजिए वुलन क्लोथ्स को जब हम पहनते हैं विंटर्स में, तो अगर हम उसको अपनी बॉडी से जब उतारते हैं तो उसमें चिंगारी टाइप की निकलती है रब। और जैसे अगर हम अपने बालों में से कभी कभी देखना होगा, जो बाल ज़्यादा रफ हो जाते हैं, सूखे बाल होंगे एकदम से, तो उसमें भी जैसे कोम से काटेंगे तो कोम से उसमें रगड़ लगती है, रबिंग होगी तो उसमें भी चिंगारी निकलती है। ठीक है, तो रबिंग पे चिंगारी निकलती है, उसमें चार्जेस आ जाते हैं। ओके, तो यू लर्न इन क्लास 7 दैट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ थंडरस्टॉर्म, आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि जब थंडरस्टॉर्म आते हैं, ठीक है, तूफान आते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। द एयर करेंट्स मूव अपवर्ड वाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड। तो उसमें क्या होता है, जब एयर करंट्स होता है वो ऊपर की साइड जाता है, और जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे की साइड आती है। मान लीजिए जैसे यहाँ से, ठीक है, ऐसे ये ऊपर की साइड जा रहा है एयर करंट, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे आ रही हैं। ओके, इस तरीके से होता है। तो दीज वाइग्रस मूवमेंट्स कॉज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। तो ये जो वाइग्रस मूवमेंट्स है ये चार्जेस का सेपरेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे क्योंकि एक चीज़ ऊपर जा रही है और दूसरी नीचे आ रही है। ठीक है, एक अपवर्ड हो रहा है और दूसरा डाउनवर्ड हो रहा है। तो बाय अ प्रोसेस नॉट येट कम्प्लीटली अंडरस्टूड, इस प्रोसेस से आप कम्प्लीटली अंडरस्टूड नहीं हो सकते हो, कंप्लीट नहीं समझ सकते हो। द पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट नियर द अपर एजेस ऑफ द क्लाउड्स एंड द नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट नियर द लोअर एजेस। ठीक है, तो अगर हम मान लें इस चीज़ को कि जो पॉजिटिव चार्जेस है ये वाला, ये ऊपर की साइड जाने वाला जो अपवर्ड जा रहा है क्लाउड्स में, तो वो तो पॉजिटिव चार्जेस हो गया, मान लीजिए ये हो गया। और ये जो नीचे डाउनवर्ड आ रहा है ये हो गया नेगेटिव चार्जेस क्लाउड्स में। तो देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर द ग्राउंड ऑल्सो। ठीक है, तो जो क्या होता है, और एक पॉजिटिव चार्जेस जो होता है वो ग्राउंड में भी होता है। ठीक है, मैं इस तरीके से बता देती हूँ आपको। जैसे ये क्लाउड्स है मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से हैं, तो इसमें जैसे प्लस पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है, इस तरीके से ले लो। फिर जो अगर जो बनते हैं क्लाउड्स जो बनते हैं दूसरे, तो उसमें जो है निगेटिव चार्जेस है मान लीजिए। और लेकिन जो अर्थ की जो नीचे की साइड होता है ग्राउंड पर, देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर द ग्राउंड ऑल्सो। और यहाँ पर अगर ये क्लाउड्स हैं तो इसमें भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस होगा इस तरीके से। तो क्या होगा, जब पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव के संपर्क में आता है क्लाउड्स में, तो चार्जेस होते हैं, एट्रैक्शन होगा उनमें, तो लाइटनिंग होगी। और फिर जो ये नेगेटिव चार्जेस है ये नीचे वाले पॉजिटिव चार्जेस के संपर्क में आता है, ग्राउंड के संपर्क में आता है, तो इसमें भी एट्रैक्शन होगा। है ना, मैंने बताया था कि अगर डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं तो उन दोनों में क्या होता है, एट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से लाइटनिंग होती है। व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्यूमुलेटेड चार्जेस बिकम्स वेरी लार्ज, जब एक्यूमुलेटेड चार्जेस का मैग्नीट्यूड जो है बहुत बड़ा होता है, द एयर विच इज़ नॉर्मली अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये डीपली समझाया गया, मैंने शॉर्ट में बताया आपको कि जब ये डिफरेंट टाइप के चार्जेस का एट्रैक्शन मिलेंगे आपस में, ठीक है, एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आएंगे तो वो अट्रैक्ट होंगे, इस वजह से लाइटनिंग होती है। लेकिन डिटेल स्टडी में यह है कि व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्यूमुलेटेड चार्जेस, जब एक्यूमुलेटेड चार्जेस का जब मैग्नीट्यूड जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, द एयर विच इज़ नॉर्मली अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हवा जो होती है वो हमारी जो कि जो है एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। बताया था मैंने कि एयर जो है वो गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर के बारे में बताया था पिछले लेसन में मैंने। तो उसमें ये बताया गया है कि जो हवा होती है वो पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इज़ नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट देयर फ्लो। तो वो जो होती है हवा, जो ये लाइटनिंग होती है, मतलब जो ये चार्जेस आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, उनका मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाता है, तो जो हवा तो पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो इसके फ्लो को झेल नहीं पाती, है ना, वो इसको संभाल नहीं पाती। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस मीट होते हैं, प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रीक्स ऑफ द ब्राइट लाइट, तो बहुत तेज़ी से ब्राइट लाइट निकलती है और बहुत तेज़ी से आवाज़ निकलती है, गड़गड़ाहट की आवाज़ निकलती है। वी सी स्ट्रीक्स एज लाइटनिंग, द प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। वी सी, हमने देखा भी है
कि लाइटिंग में कितनी ज़्यादा साउंड होती है और कितनी ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है, शाइन होती है एकदम से। द प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहलाता है। ठीक है, देखो इसमें दिखाया गया है, मान लीजिए जैसे ये वाले हैं क्लाउड्स, तो इसमें पॉजिटिव चार्जेस है, ओके। फिर नीचे वाले में ये आ गया नेगेटिव चार्जेस है, और जो ग्राउंड पर है, ग्राउंड की सतह पर है, इसमें ही पॉजिटिव है। तो जब ये पॉजिटिव निगेटिव के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, तो इसमें जो बीच में हवा है, ठीक है, हवा जो है इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, तो हवा जो है इसके रेजिस्ट को फ्लो हो रहा है जब ये, तो उसको रोक नहीं पाती, वो झेल नहीं पाती, और उसमें क्या होता है, दोनों आपस में टकरा जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से लाइटनिंग होती है। और जब लाइटनिंग होती है तो बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, ठीक है, और साउंड होती है बहुत ज़्यादा। फिर ये निगेटिव इसके संपर्क में आते हैं तब भी ऐसे ही होता है, ठीक है। ये एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस लीडिंग टू द लाइटनिंग, ये जो है लाइटनिंग का एक्यूमुलेशन दिखाया गया है, चार्जेस का एक्यूमुलेशन किस प्रकार से होता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डायग्राम के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन ऑक्योर बिटवीन टू और मोर क्लाउड्स और बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ। अब ये जो एक्यूमुलेशन है चार्जेस का, डिस्चार्ज जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये दो या दो से अधिक क्लाउड्स के बीच में होता है, ठीक है। दो अगर क्लाउड्स होंगे तो पॉजिटिव चार्ज का होगा और एक नेगेटिव चार्जेस का होगा, तो दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, है ना। या फिर तब होगा जब एक क्लाउड होगा और दूसरा अर्थ होगी, तो वो दोनों अगर एक दूसरे के संपर्क में आएंगी, मैंने बताया है अभी डायग्राम में, तो वो जो वाले नेगेटिव पॉजिटिव से मिलेंगे, तब ऐसा होगा, एक्यूमुलेशन होगा, डिस्चार्ज होगा, ठीक है, जिसकी वजह से लाइटनिंग होगी। टुडे वी नीड नॉट गेट फ्राइटन बाय लाइटनिंग लाइक आवर एंसेस्टर डिड। तो आज के युग में हमें क्या है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है लाइटनिंग से, ठीक है, जैसे कि हमारे प्राचीन या हमारे पूर्वज डरते थे। नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फेनोमेनन। अब हम इसका बेसिक फेनोमेनन समझ चुके हैं कि लाइटनिंग क्यों होती है। बस तो हमें तो इससे क्या है, अब प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, हमें कुछ प्रिकॉशंस रखने हैं जिससे कि लाइटनिंग से बचा जा सके, और हमें थोड़ी बहुत सेफ्टी रखनी है जिससे हम इससे बच सकते हैं। साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग। और साइंटिस्ट जो हैं हमारे, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, इसको अंडरस्टैंडिंग, इसको समझने के लिए, या इसमें और अधिक इम्प्रूवमेंट लाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। हाउएवर लाइटनिंग स्ट्राइक कुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिससे कि लाइटनिंग जो है हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी को ज़्यादा डिस्ट्रॉय ना करे। जिससे कि लाइटनिंग से क्या होता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं हमारे, किसी के घर पर गिर जाती है तो घर खराब बर्बाद हो जाते हैं, फैमिलीज मर जाती हैं। तो बस साइंटिस्ट इसी खोज में लगे हुए हैं कि इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सके, इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा सुधार लाया जा सके, जिससे कि हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी को ज़्यादा नुकसान ना हो। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। बस अब हमें ये ज़रूरी है कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोटेक्शन रख सकते हैं, बस उसको ही हमें देखना ज़रूरी है। तो लाइटनिंग सेफ्टी है अब ये 15.6, ठीक है। तो ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ, ठीक है। लाइटनिंग के दौरान या फिर थंडरस्टॉर्म के दौरान, थंडरस्टॉर्म जो होता है ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं ना, आंधी तूफान, तो उसके दौरान क्या है, खुला हुआ प्लेस जो है वो सेफ नहीं होता, ओपन प्लेस इज नॉट सेफ। हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस। जैसे ही हमें क्या होगा, जैसे कि क्या होता है, हमें अगर हियरिंग सुने, हमें सुनाई आए कि जैसे कि अलर्ट घोषित किया जाए कि भाई आज तूफान आने की संभावना है या फिर आंधी आने की संभावना है, लाइटनिंग होने की संभावना है, तो आपको क्या होगा, किसी सेफर प्लेस पर चले जाना चाहिए। सेकंड है कि आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर, जैसे ही लास्ट थंडर की आप सुनोगे, ठीक है, उसके बाद तुरंत ही हमें वेट करना चाहिए फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। किसी सुरक्षित जगह पर जाने का या सुरक्षित जगह से बाहर आने का वेट करना चाहिए। जैसे मतलब लास्ट थंडर निकला तो ये नहीं कि एकदम से निकल के बाहर चले गए, है ना, तो ऐसा क्यों, कभी भी आ सकता है, तो थोड़ी देर वेट करो, उसके बाद जाओगे, हाँ भाई तूफान रुक चुका है, अब हम बाहर जा सकते हैं। फाइंडिंग अ सेफ प्लेस, ठीक है, अपने एक सेफ सुरक्षित जगह को खोजना। अ हाउस और अ बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाई कार और बाई बस यू आर सेफ इनसाइड विद विंडोज एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट, ठीक है। अ हाउस और अ बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस। अगर जैसे थंडर स्टॉर्म आ रहा है या लाइटनिंग हो रही है तो एक जो घर है या बिल्डिंग्स हैं ये एक सेफ प्लेस होती हैं। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो या फिर कार या बस में हो तो हमें क्या करना चाहिए, उसके अंदर ही बैठे रहें सुरक्षित, बस हमें विंडोज़ और डोर्स जो है वो व्हीकल के शट कर लेने चाहिए, उनको बंद कर लेना चाहिए, ओके। डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, क्या करें और क्या ना करें थंडरस्टॉर्म के दौरान। तो यह है कि आउटसाइड बाहर अगर हैं तो क्या करना चाहिए। ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ, ठीक है। जैसे खुले हुए व्हीकल्स होते हैं, ट्रैक्टर, ट्रक, मेटाडोर, लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक हो गए, है ना, कंस्ट्रक्शन मशीनरी हो गई जैसे क्रेन वगैरह होती हैं, ओपन कार्स आर नॉट सेफ, ये सब सेफ नहीं होती हैं। ओपन फील्ड्स, टॉल ट्रीज, शेल्टर्स
इन पार्क्स एलिवेटेड प्लेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स। अब ये खुले हुए खेत होते हैं, है ना, फील्ड्स होते हैं, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, शेल्टर्स इन पार्क्स, पार्क्स में क्या होता है, लोग शेल्टर्स बना देते हैं झोपड़ी टाइप की। एलिवेटेड प्लेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, ये कि सब क्या होते हैं, हमें जो लाइटनिंग से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। अगर लाइटनिंग एकदम से होने लगे तो हम इनसे सुरक्षित नहीं बच सकते। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज़ नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, और थंडरस्टॉर्म के दौरान क्या होगा, एक अम्ब्रेला को भी कैरिंग करना जो है गुड आइडिया नहीं है, अच्छा विचार नहीं है। इफ़ इन अ फॉरेस्ट, अगर आप जंगल में हो, टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्रीज, तो आपको वहाँ पर शेल्टर अगर लेना है, जरूरत पड़ जाए कि भाई हमें उसमें जाना है जिससे कि हम बारिश से और थंडरस्टॉर्म से बच सकें, तो कोशिश करो कि जो छोटे छोटे ट्रीज है उन्हीं के नीचे शेल्टर लो, लंबे लंबे ट्रीज के नीचे शेल्टर नहीं लेना चाहिए। इफ़ नो शेल्टर इज़ अवेलेबल एंड यू आर इन एन ओपन फील्ड, अगर वहाँ पर शेल्टर अवेलेबल नहीं है और आप एक ओपन फील्ड में हो, स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज, ठीक है, तो जित और ट्रीज अगर होंगे वहाँ पर तो थोड़ी दूर पर जाकर और ट्रीज होंगे तो वहाँ पर स्टे करना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो पोल्स होते हैं, बिजली के खंभे लगे होते हैं या फिर मेटल के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी टीन्स होती हैं लगी हुई होती हैं, तो उसके नीचे कभी भी शेल्टर ना लें, क्योंकि थंडर स्टॉर्म से क्या होता है कि पोल्स गिरने का डर रहता है, टीन अगर उखड़ गई तो सिर पर गिर जाएगी तो हम घायल हो जाएंगे या फिर मर भी सकते हैं। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, और कभी भी ग्राउंड में ना लेटें, इंस्टेड स्क्वाट लो ऑन द ग्राउंड, ठीक है, प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज विद योर हेड बिटवीन द हैंड्स, ओके, बल्कि ग्राउंड में खुले हुए में ना लेटें, बल्कि क्या करो, स्क्वाट लो, ग्राउंड में क्या होगा, स्क्वाट लो होकर बैठ जाओ, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज, अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख लो, विद योर हेड बिटवीन द हैंड्स, और अपने जो है हाथों के बीच में अपने हेड को नीचे की साइड रख लो। दिस पोजिशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक, ये जो पोजीशन है ये आपको मतलब बचने का एक स्मॉलेस्ट टारगेट है, ये आपको सेव करेगी और ये आपको बचा भी सकती है। सेफ पोजीशन ड्यूरिंग द लाइटनिंग, ओके, ये पोजीशन बहुत अच्छी है, अगर आप खुले फील्ड में हो तो इस तरीके से आप बैठ सकते हो। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर क्या करें, लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स, ठीक है, लाइटनिंग से क्या हो सकता है, टेलीफोन कॉर्ड्स उन पर ही पड़ती है वो, इलेक्ट्रिकल वायर्स पे और मेटल पाइप्स पर भी गिर जाती है। रिमेंबर लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल, है ना, ये ध्यान रहे कि लाइटनिंग जो होती है वो एक इलेक्ट्रिकल है, चार्जेस होते हैं उसमें, मैंने भी बताया था। तो ड्यूरिंग और थंडर स्टॉर्म कॉन्टैक्ट विद दीज शुड बी अवॉइडेड, थंडर स्टॉर्म के दौरान इन सबसे बचना चाहिए, जो टेलीफोन वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, सॉरी टेलीफोन कॉर्ड्स होते हैं, इन सबसे बचना चाहिए। इट इज़ सेफर टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स एंड कॉर्डलेस फ़ोन्स, ठीक है, बस हमें क्या करना चाहिए कि जैसे कि इलेक्ट्रिकल टेलीफोन कॉर्ड्स वगैरह होगा, इस तरीके से बचो, कॉर्डलेस फ़ोन जो आप उस तरीके से बचो। हमें क्या करना है, बस सिर्फ मोबाइल फ़ोन से इसमें यूज़ कर सकते हैं और कॉर्डलेस फ़ोन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें वायर नहीं होता। हाउएवर इट इज़ नॉट वाइज टू कॉल अप अ पर्सन हु इज़ रिसीविंग योर फोन थ्रू अ वायर्ड फ़ोन, और बल्कि क्या होता है कि आप जैसे अगर कोई व्यक्ति आपको कॉल कर रहा है तो अगर वो जो है उससे कर रहा है, उसमें वायर है, ठीक है, ऐसा टेलीफोन से यूज़ कर रहा है जिसमें वायर है, तो अगर आप उसका फ़ोन रिसीव कर रहे हो तो ये भी सेफ़ नहीं है। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स टू अवॉइड कॉन्टेक्ट विद द रनिंग वाटर, ठीक है, बाथिंग नहाना भी हमें अवॉइड करना चाहिए थंडर स्टॉर्म के दौरान, अगर हम जो है रनिंग वाटर में नहा रहे हैं या उसके संपर्क में आ रहे हैं तो उसमें भी लाइटनिंग फैल जाती है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक कंप्यूटर्स, टीवीज एटसेट्रा शुड बी अनप्लग्ड, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं थंडर स्टॉर्म के दौरान, ठीक है, कंप्यूटर्स हो गया, टीवी हो गया, तो वो भी अनप्लग्ड होने चाहिए। इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन, दे डू नॉट कॉज एनी हार्म, ठीक है, इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन, जो इलेक्ट्रिकल लाइट्स होती हैं, ठीक है, वो ऑन होनी चाहिए, वो किसी तरीके का हार्म नहीं पहुंचाती है, ओके। अब आता है लाइटनिंग कंडक्टर्स। अब लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होता है, ओके, तो लाइटनिंग कंडक्टर्स इज अ डिवाइस, ओके, लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर एक डिवाइस, ऐसा डिवाइस होता है जो कि यूज़ किया जाता है बिल्डिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लाइटनिंग से बचाने के लिए, या जिस लाइटनिंग का इफेक्ट उन बिल्डिंग्स पर ना पड़े तो उसके लिए लाइटनिंग कंडक्टर का यूज़ किया जाता है। What is lightning conductors? So lightning conductor is a device used to protect buildings from the effect of lightning. Okay. A metallic rod taller than the buildings, ठीक है, एक मेटल की रॉड जो होती है जो कि बिल्डिंग से लंबी होती है, इज इंस्टॉल्ड इन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग्स ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन, तो जो है जब बिल्डिंग्स में कंस्ट्रक्शन होता है तो एक मेटल की जो रॉड होती है वो बिल्डिंग्स के वॉल्स के अंदर डाल दी जाती है
वन एंड ऑफ द रॉड इज केप्ट आउट इन द एयर, उसका जो रॉड का जो एक एंड होता है वो ऊपर की साइड होता है हवा में, एंड द अदर इज ड्यूरिड डीप इन द ग्राउंड, और दूसरा वाला जो उसका एंड होता है वो ग्राउंड के अंदर दबा दी जाता है। द रॉड प्रोवाइड्स ईजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द ग्राउंड, ठीक है। तो रॉड से क्या होता है, जो हमें जो जैसे अगर लाइटनिंग होगी तो क्या होगा, उससे जो रॉड से इजी रूट प्रोवाइड होगा, लाइटनिंग अगर होगी तो उसी बिल्डिंग पर, उसी रॉड पर गिर के वो नीचे की साइड चली जाएगी ग्राउंड में, जिससे बिल्डिंग को कोई खतरा नहीं होता। जैसे कि ये निकली हुई है रॉड, ओके, ये तो ये सीधी ज़मीन में जा रही है, ये इस तरीके से, तो ये जाके ज़मीन में अंडरग्राउंड कर जाती है, बिल्कुल दीवार के अंदर बनाई जाती है, ठीक है। अगर लाइटनिंग, ये एक तरीके से लाइटनिंग कंडक्टर है, लाइट अगर गिरेगी, लाइटनिंग होगी तो इस पर होकर अंडरग्राउंड में वो चली जाएगी, ओके। The metal columns used during construction, electrical wires and water pipes in the buildings also protect us to an extent. मेटल के कॉलम्स जो हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान यूज़ की जाते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड वाटर पाइप्स इन द बिल्डिंग्स, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स और वाटर पाइप्स होते हैं बिल्डिंग्स में, वो भी ऑल्सो प्रोटेक्ट अस टू, वो भी हमें किसी हद तक उससे बचा सकते हैं। बट डू नॉट टच दैम ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म, लेकिन थंडर स्टॉर्म के दौरान हमें उनको टच नहीं करना चाहिए बस, ओके, ठीक है। लाइटनिंग के बारे में आपको सबको समझ में आ चुका है, लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होता है, लाइटनिंग मतलब किस तरीके से लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग के हमें क्या करें अगर हम आउटसाइड में हैं, और अगर इनसाइड में है तो हम उससे कैसे प्रोटेक्ट हो सकते हैं, तो ये सब समझा दिया है मैंने लाइटनिंग के बारे में, आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है। अब आता है आपके पास जो नेचुरल फिनोमेना है, वो है 15.7 पर आता है अर्थक्वेक्स। तो अर्थक्वेक्स के बारे में है ये, ठीक है। तो 15.7 अर्थक्वेक्स, यू जस्ट लर्न अबाउट थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग। अब आपने थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। इन क्लास 7 यू लर्न अबाउट साइक्लोन्स, क्लास 7 में आपने साइक्लोन्स के बारे में भी पढ़ा था, चक्रवात जो होते हैं, तेज हवाएं जो होती हैं। दीज नेचुरल फिनोमेना कैन कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये जो नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है, लाइटनिंग हो गई, थंडर स्टॉर्म हो गया, या फिर साइक्लोन्स हो गए, ये जो होते हैं नेचुरल फिनोमेना है जो कि हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं, उसको डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। फॉर्चुनेटली दीज फिनोमेना कैन बी प्रिडिक्टेड टू सम एक्सटेंट। अब क्या हुआ है कि सौभाग्य की बात है कि जो ये नेचुरल फिनोमेना है, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं कि तूफान कितनी देर में आने वाला है ना, फ्लड कब आएगी, इस तरीके से नेचुरल फिनोमेना है कुछ इस टाइप के जो कि हम पता लगा लेते हैं। द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट अ थंडर स्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरियाज। जैसे कि वेदर डिपार्टमेंट होता है, वो कुछ एरियाज़ में थंडर स्टॉर्म की वार्निंग भी दे देता है कि भाई शाम 4 बजे तक या 3 बजे तक थंडर स्टॉर्म आएगा, तो आप लोग की जगह खाली कर दीजिए, है ना, बताते हैं। इफ़ अ थंडरस्टॉर्म ऑक्योर्स देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटिंग एंड साइक्लोन्स अकम्पनिंग इट, ठीक है। जैसे कि थंडरस्टॉर्म अगर वहाँ पर आने वाला है या फिर लाइटनिंग की पॉसिबिलिटी है, तो वो पहले ही वार्न कर देते हैं। सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय द दीज फिनोमेना। तो हमें क्या होता है, इसलिए क्या होता है, जो हमें इन नेचुरल जो फिनोमेना है उसमें उससे होने वाले जो डैमेज होते हैं लाइफ और प्रॉपर्टी को, उससे बचने का हमें टाइम मिल जाता है। कि जैसे हमें पहले पता चल जाता है ना कि 4 बजे आएगा, 5 बजे आएगा, तो हम सब पहले अपने घरों से सुरक्षित निकल जाते हैं या वो एरिया खाली कर देते हैं, ओके। तो देयर इज हाउ एवर वन नेचुरल फेनामिनन विच वी आर नॉट येट एबल टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली। लेकिन एक ऐसा भी नेचुरल फेनामिना है जिसके बारे में एक्यूरेटली नहीं बताया जा सकता, उसके बारे में हम पहले से ही कुछ प्रिकॉशंस नहीं ले सकते। इट इज़ एन अर्थक्वेक। तो ये है अर्थक्वेक, ठीक है। इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ ह्यूज स्केल। ये बड़े ही पैमाने पर ह्यूमन लाइफ को डैमेज करता है और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है। अ मेजर अर्थक्वेक ऑक्योर्ड इन इंडिया इन 8 अक्टूबर 2005 इन उड़ीसा एंड तंगधार टाउन्स ऑफ द नॉर्थ कश्मीर। उड़ीसा नहीं है, उरी है ये, ठीक है। तो जो मेजर अर्थक्वेक्स आया था, है ना, जो बहुत बड़े पैमाने पर आया था, वो आया था 8 अक्टूबर 2005 को उरी एंड टेंगधार टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर में आया था, जिसने कि बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। बिफोर दैट अ मेजर अर्थक्वेक्स ऑक्योर्ड ऑन 26 जनवरी 2001। इससे पहले भी एक और आया था, ठीक है, भुज डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। इससे पहले 2005 में तो कश्मीर में आया, नॉर्थ कश्मीर में, और उससे पहले 2001 में जो आया था 26 जनवरी 2001 को, ठीक है, 26 जनवरी 2001 को गुजरात में भुज डिस्ट्रिक्ट में आया था, ठीक है। इस पर एक मूवी भी बन रही है भुज डिस्ट्रिक्ट पर, ठीक है, गुजरात में है भुज डिस्ट्रिक्ट, तो इस पर एक मूवी बन रही है। लेकिन क्या है कि वो अर्थक्वेक के बारे में नहीं है, सिर्फ भुज के बारे में है, ठीक है। तो वहाँ उसने बहुत तबाही मचाई थी। एक्टिविटी 15.5 में आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द ह्यूज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी कॉस्ड बाय दिस अर्थक्वेक्स। अपने पेरेंट्स से, ठीक है, अपने पेरेंट्स से
अबाउट द ह्यूज डैमेज, जो हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी को जो बहुत बड़ा डैमेज होता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है, उसके बारे में अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, उनसे पूछिए। कलेक्ट अ फ्यू पिक्चर्स शोइंग द डैमेज, ठीक है, उस डैमेज से संबंधित कुछ पिक्चर्स को इकट्ठा कीजिए, ठीक है, जो ये अर्थक्वेक्स होता है कितनी तबाही मचाता है। कॉज्ड बाय दीज अर्थक्वेक्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन ऑफ दोज डेज, उन दिनों छपने वाले न्यूज़पेपर और मैगजीन में जो ये पिक्चर्स आई होंगी तो उनको कलेक्ट कीजिए, ठीक है। प्रिपेयर अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन द सफरिंग ऑफ द पीपल ड्यूरिंग एंड आफ्टर द अर्थक्वेक्स, जिन लोगों ने, ठीक है, अर्थक्वेक्स की वजह से सफ़र किया था, उन लोगों की पर उनके लोगों पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए जो उन्होंने अर्थक्वेक्स में झेला था, ठीक है। व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक है क्या। व्हाट हैपन्स विच इट व्हेन इट ऑक्योर्स, और क्या होता है जब ये आता है। व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट्स, हम इसके इफेक्ट्स को कैसे कम कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच वी शैल डिस्कस बिलो, ये सब कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हम इस चैप्टर में, इस पार्ट में डिस्कस करेंगे, ओके। तो व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले कि अर्थक्वेक है क्या। तो एन अर्थक्वेक इज़ अ सडन शेकिंग और ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। अर्थक्वेक जो है अर्थ का, ठीक है, अचानक होने वाला शेकिंग है, जैसे कि अर्थ हिलती है बहुत तेज़ी से, वो कांपती है, शेकिंग ऑफ द और ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी, और जो कि बहुत थोड़े समय के लिए हिलती है और थोड़े समय में ही क्या है वो तबाही मचा जाता है, ठीक है। अगर आ जाए कि व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक, तो एन अर्थक्वेक इज़ अ सडन शेकिंग और ट्रेमलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। इट इज़ कॉज्ड बाई अ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ, ठीक है, क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट। ये कब होता है, जब अर्थ की जो क्रस्ट होती है, ठीक है, उसमें डिस्टर्बेंस होता है, तो उसकी वजह से जो होता है भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है। अर्थ जो है वो हमारी कई सारी लेयर्स की बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नीचे अर्थ है और एक ही लेयर है, नहीं। तो अर्थ जो है वो हमारी कई सारी लेयर्स की बनी हुई है, जैसे कि अर्थ का स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर की लेयर है वो क्रस्ट है हमारी, ठीक है, ये मेंटल है, ये आउटर कोर है, और ये रही इनर कोर, ठीक है। तो जो क्रस्ट है, अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें डिस्टर्बेंस होता है, उसकी वजह से जो अर्थक्वेक्स आते हैं। तो अर्थक्वेक्स ऑक्योर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ, अर्थ जो क्वेक्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं अर्थ पर, तो वो सारे समय आते ही रहते हैं, ऑल ओवर द टाइम आते ही रहते हैं। दे आर नॉट इवन नोटिस, ये कभी नोटिस नहीं की जाती, क्योंकि छोटे मोटे तो ऐसे नॉर्मली आते ही रहते हैं, क्योंकि अर्थ की क्रस्ट में जो है डिस्टर्बेंस होता ही रहता है। मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रीक्वेंट, लेकिन जो मेजर अर्थक्वेक्स आता है वो कभी कभी आते हैं और वो तबाही मचा जाते हैं। दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपल, उसकी वजह से क्या होता है, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स और लोगों को बहुत भारी नुकसान होता है। देयर कैन बी अ ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, इसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती हैं। अर्थक्वेक्स कैन कॉज फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज, अर्थक्वेक्स की वजह से फ्लड्स, बाढ़ें आ जाती हैं, क्योंकि जब पृथ्वी हिलेगी, ठीक है, अर्थ के सरफेस में डिस्टर्बेंस होगा, अर्थक्वेक आएगा, तो उसकी वजह से फ्लड्स आती हैं, है ना, नदियाँ बहुत तेज उफान पर चली जाती हैं। लैंडस्लाइड्स अगर आएगा तो पहाड़ों से क्या होगा, चट्टानें खिसकती हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े चट्टानें पत्थर खिसकते हैं, तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो जाता है। और सुनामीज़ भी आ जाती हैं, क्योंकि अगर समुद्र की सतह से अर्थक्वेक्स आ रहा है नीचे से, तो उसमें भी थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होगा, तो जो उसकी जो वेव्स हैं वो ऊँची ऊँची उठने लगती हैं, तो सुनामीज़ भी आ जाती है। अब मेजर सुनामी ऑक्योर्ड इन द इंडियन ओशन ऑन 26 दिसंबर 2004, जो एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी, जो कि इंडियन ओशन में आई थी, 26 दिसंबर 2004 को आई थी। ऑल द कोस्टल एरियाज अराउंड द ओशन सफर्ड ह्यूज लॉसेज, जितने भी कोस्टल एरियाज थे इस ओशन के आसपास, उन सब ने बहुत भारी नुकसान का सामना किया था इस सुनामी से, ओके। तो एक्टिविटी 15.6 है पहले कि टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, हम एक जो है आउटलाइन मैप ले लेंगे वर्ल्ड का। लोकेट द ईस्टर्न कोस्ट एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द इंडिया, और इंडिया में जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है ईस्टर्न कोस्ट में, उसको लोकेट करेंगे। मार्क अदर कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशन विच कुड हैव सफर डैमेज, और उन वाले जो कंट्रीज़ हैं उनको भी हम मार्क करेंगे जिन्होंने इंडियन ओशन में, जिन्होंने इससे बहुत बड़ा नुकसान झेला था, उनका जो बहुत बड़ा डैमेज हुआ था सुनामी की वजह से, उनको भी मार्क करेंगे। कलेक्ट अकाउंट्स ऑफ द डिवेस्टेशन कॉस्ट बाय द सुनामी इन इंडिया फ्रॉम योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से, ठीक है, जो सुनामी आई थी इंडिया में, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी जगह थी जहाँ पर ये सुनामी आई थी, उसके बारे में रिपोर्ट कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अदर एल्डर्स इन द फैमिली और इन द नेबरहुड, या फिर अपने पड़ोस से ले लेंगे रिपोर्ट को, या फिर अपने पड़ोसियों से लेकर और बड़े घर के बड़े हैं उनसे पूछेंगे कि सुनामी कहाँ कहाँ पर आई थी, उन वाले जो वर्ल्ड के मैप है उसमें उन पॉइंट्स को नोट करेंगे, मार्क करेंगे, और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि कहाँ कहाँ पर सुनामी आई थी और किस किस ने जो है ये मेजर जो डैमेज था वो झेला था, ठीक है, और कितना नुकसान हुआ था इसका, ठीक है। अब जो आता है ये कि व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के बारे में तो समझ में आ गया आपको कि व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक है क्या, ये है ना,
समझ में आ गया कि अर्थ की क्रस्ट में जब डिस्टर्बेंस होता है तो पृथ्वी जो है वो, हमारी अर्थ जो है वो हिलती है ना, तो वही अर्थक्वेक होता है। तो छोटे मोटे अर्थक्वेक तो आते रहते हैं, लेकिन जो मेजर अर्थक्वेक होता है वो जब आता है ना तो शॉर्ट टाइम के लिए आता है और वो तबाही मचा जाता है। ठीक है, तो इतना तो समझ में आपको आ गया। लेकिन व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के कारण क्या क्या हैं और, ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। ठीक है, तो कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।